चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल क्लास नंबर 14। ठीक है, तो क्लास 14 थे आज एसक्यूएल का। तो हमारे एसक्यूएल में सिलेक्ट में अभी तक हम चल रहे हैं। हमने कल एग्जिस्ट तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम केस डिकोड नल इफ पढ़ेंगे और विथ एज करके कंप्लीट कर लेंगे इसको। बाकी व्यूज और व्यूज कंस्ट्रेंट फिर आगे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब डीडीएल पढ़ेंगे तो उसमें व्यूज और कंस्ट्रेंट आ जाएंगे। यहाँ जस्ट मैंने टॉपिक लिख दिए हैं, वैसे ये आपके डीडीएल के अंदर है। ठीक है, तो व्यूज जब पढ़ेंगे तो हम डीडीएल जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें व्यूज हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम यहाँ विथ एज तक पहुंचेंगे इसके बाद हम डीएमएल स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट मर्ज। ये बात याद रखें, विथ एज के बाद डीएमएल पे जाएंगे। यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है, जस्ट मैंने टॉपिक मेंशन किए हैं वो जो कि हार्ड हैं, जो कि आपके वहाँ पे नहीं है मेंशन। डीएमएल में अब मैं जब डीएमएल बोलूँगा तो कॉमन सेंस की बात है, इंसर्ट अपडेट डिलीट मर्ज ही आएंगे। लेकिन कंस्ट्रेंट जो है वो आपके डीडीएल में आते हैं। किस में आते हैं? जब क्रिएट, रीनेम, ड्रॉप, ट्रंकेट, अल्टर, अब ये 5 कमांड है डीडीएल की। कहाँ कंस्ट्रेंट का जिक्र आया, तो इसीलिए मैंने कंस्ट्रेंट का टॉपिक लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए उनको उन्हीं चीज़ों को नोट किया यहाँ पे जो कहीं पे भी मेंशन नहीं होते। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले आपकी नल इफ की तरफ। नल इफ से शुरू करते हैं। मैं लॉग इन कर लूँ पहले। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? मैंने रिज्यूम किया था, नहीं रिज्यूम कर दिया था। एसक्यूएल प्लस यूज़र नेम, हमेशा मैंने कहा था पासवर्ड नीचे टाइप करें अलग से ताकि डिस्प्ले ना हो। हमेशा हम क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं ताकि वीडियो की रिकॉर्डिंग में भले आ जाए, लेकिन असल क्या है इस तरह, ताकि कोई देखे नहीं। एज अ डीवीए जब आप जॉब अपनी कर रहे होते हैं और खुले एरिया में बैठे होते हैं, कभी पासवर्ड ऊपर टाइप मत करना। और दूसरी बात, मैं एक और बात आप लोगों को दिखा दूँ। ये मैं लिनक्स के इंटरफेस पे भी जो मैं बाहर एग्जिट करके आया हूँ, ये लिनक्स के ऊपर हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, दोबारा मैं खोलता हूँ इसको, पुटी को, आ गया दोबारा। मैं लॉगिन करता हूँ। ये जो लॉगिन कर रहा हूँ अभी, जो ओरेकल लिखा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र है, याद रखना। ये ओरेकल डेटाबेस से ताल्लुक इसका नहीं है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र। जैसे एडमिन से लॉगिन करते हैं आप, ठीक है ना, जैसे आप विंडोज़ में लॉगिन करते हो, एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र अकाउंट होता है, फिर अपना एक और यासिर का अकाउंट बना लिया, इस तरह ये वो वाला अकाउंट है। ठीक है, ओएस का अकाउंट है, उससे लॉगिन किया, पासवर्ड उसका लगाया। इसका पासवर्ड मैंने पासवर्ड ही रखा है। ठीक है, अब आ गए आप ओएस पे। ये भी आपने सिक्योर शेल का इंटरफेस पे आप आ गए। पोर्ट नंबर 22 के थ्रू सिक्योर शेल प्रोग्राम में लॉगिन हो गए। अब ये सिक्योर शेल के इंटरफेस पे आप ओएस में। ठीक है, अच्छा, यहां पे अब मैं लिखूंगा हिस्ट्री। ये लिनक्स की कमांड है। अब आप मुझे बताएं, इसमें देखो दिख रहा है पासवर्ड दिख रहा है। एसक्यूएल मतलब लोगों ने कमांड चलाई थी। अब तभी मैं हमेशा मना करता हूं पासवर्ड उसके सामने मत लिखो। वो हिस्ट्री से कोई भी आके देख सकता है कि आपके डेटाबेस की यूजर का पासवर्ड क्या है। सेंसिटिव इतनी इंफॉर्मेशन है, कभी भी ऊपर नहीं लिखते, लेकिन मैं एक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी में लिख देते हैं ताकि आपके वीडियो में आ जाए और आप थोड़ा सीख लो। लेकिन असल क्या था, मैंने जो आखिरी कमांड ये चलाई थी एसक्यूएल प्लस स्कॉट, किसी को क्या पता इसका पासवर्ड क्या है, लिखा ही नहीं है मैंने। वो जब इंटरफेस उसका प्रॉम्प्ट आया तो वो उसमें पास हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा। वो तो हिस्ट्री में भी नहीं आएगा। तो कोशिश करें पासवर्ड कभी भी उसके सामने मत लिखे। ये वजह ये थी, मैंने आपको दिखा दिया। लास्ट कमांड मैंने क्या चलाई, वो भी हिस्ट्री में देखो, उसने नोट कर लिया। सब कुछ जो जो आप कर रहे हो सब ट्रैक कर रहा है वो। ठीक है, वैसे हिस्ट्री डिलीट हो सकती है, लेकिन कहने का मकसद ये है, अगर आपको राइट्स नहीं हो डिलीट करने के फिर तो आप नहीं कर सकते ना। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। अच्छा, ये एरो अप करूंगा तो हिस्ट्री में जो कमांड चली थी वो आती भी जाएंगी, देखो। ठीक हो गया, चलिए जी आगे चलते हैं। आज की क्लास जो है नल इफ। ठीक है, सिलेक्ट नल इफ। ठीक है, अच्छा, नल इफ के अंदर 2 आर्गुमेंट्स पास होते हैं। ये भी फंक्शन ही है बेसिकली। ठीक है, ये फंक्शन है, इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास होते हैं। पहला आर्गुमेंट मैं कहता हूं 13, दूसरा आर्गुमेंट कहता हूं 19 फ्रॉम डुअल। ठीक है, डुअल आप पढ़ चुके हो, सबको पता है डुअल क्या है। अच्छा, नल इफ चेक करेगा क्या 13 19 के बराबर है। पहली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब भी दोनों बराबर होंगे वो क्या प्रिंट करेगा,
नल। जी, ये इसको चेक करने के लिए फंक्शन है कि जब भी कोई वैल्यू मैच हो जाए तो क्या प्रिंट करो, नल प्रिंट कर दो। अभी अगर मैच नहीं होगा तो पहला एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, दूसरा एक्सप्रेशन प्रिंट नहीं होगा। ये बात ज्यादा है। दूसरा सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, कहीं ऐसा ना आप बोले दूसरा प्रिंट करवाना है तो क्या करें भाई, ऐसा है ही नहीं। उसका काम ही यही है कि पहले एक्सप्रेशन को प्रिंट करना है, या अगर नहीं है बराबर तो क्या, सॉरी बराबर है तो क्या कर दो, नल कर दो, नहीं है तो पहले को प्रिंट कर दो। ये इसके काम करने का तरीका है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करता। ठीक है, इसका यूजेज अब बोले कहाँ है, जरूर कहीं प्रोग्राम में नीड होगी इस तरह की, कहीं पे ऐसा डेटा चाहिए कि भाई मैच हो जाए तो उसको फिर नल कर दो, मतलब कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर डेटा मैच नहीं हो रहा तो पहला वाला डेटा प्रोसेस कर दो, आगे प्रोसेस कर दो। अगर दोनों एक वो डेटा ऑलरेडी मौजूद है सेम वाला तो छेड़छाड़ी नहीं करना, वो नल रिटर्न करेगा तो आप समझ जाओगे कि ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। तो इस तरह के काम आ सकते हैं। अभी मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है, ना ही मेरे जहन में से कोई प्रोग्राम आ रहा है जो आपको बताऊं कि भाई ये लो मैं बना के दिखा रहा हूं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आप समझ गए। जब इस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी लाइफ में आएगी तो फिर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे कि भाई जब मैच हो जाए तो नल कर दे प्रिंट। ठीक है, अच्छा एक और कर सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे सम करवा दें कि ठीक है कि अभी नल नहीं है 13 दिया है, तो हम इसको ऐसा करो 13 में +5 कर दो। अच्छा बिल्ला ऐसे करते हैं, +6 कर दें 6 तो 19 हो जाएंगे। तो ये 19 इस तरह 13 + 6 कितने हो जाएंगे, 19। 19 और 19 बराबर हुए तो अब नल प्रिंट करेगा। नीचे दो नथिंग, वो अंदर उसने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ठीक है, बराबर जब होंगे मैंने क्या कहा था, नल प्रिंट कर देगा, तो नल आ गया आपके सामने, नथिंग। ठीक है, अच्छा ये करके दिखाऊं आपको कि यहां पे मैं नल लिखता हूं, सिंगल कोट में नहीं डाला तो ये नल वैल्यू ही है। ठीक है, क्या ये अब चलेगा, वैल्यू बराबर नहीं है तो नल, वैसे तो नल आना चाहिए। नहीं ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बोलता है मेरे को दो वैल्यूज चाहिए, नल तो वैल्यू है ही नहीं, वो एक नल ही है। तो बोल रहा है कि मुझे दो वैल्यूज चाहिए जिसको मैं करूं, तो इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप्स एक्सपेक्टेड गॉट कैरेक्टर, हालांकि नल वो कैरेक्टर नहीं डाला है मैंने। अच्छा सेकंड में अगर मैं डालूं 19, इधर करता हूं नल, नहीं इधर भी नहीं चलेगा ना, वो मैच करने गया ना। ओह चल गया, मतलब कि वो फर्स्ट एक्सप्रेशन नल के बराबर नहीं है। अच्छा पहले ही चेक कर रहा है वो। जी, तो अच्छा देखें नल, थोड़ा सा इसके लॉजिक को समझो कि नल जो है, नल इफ क्या करता है कि जब बराबर हो तो नल प्रिंट कर दे। जब इसको पहला ही नल मिल रहा है, दूसरा ये बराबर नहीं है ना, तो इसको प्रिंट क्या करना चाहिए, पहली वैल्यू। पहली वैल्यू क्या है, नल है, और इसका काम ही क्या है, नल को लेके आना, चेक करना। तो आपने उसका काम करने का फंक्शन ही खराब कर दिया। उसका काम ही यही था कि नल प्रिंट करो या फिर पहला एक्सप्रेशन आप प्रिंट करो। वो पहला एक्सप्रेशन अपना क्या प्रिंट करे, तो तुमने उसको मतलब धोखा देने वाली बात कर दी। ऐसा ही है ना, उसका काम क्या है, चेक करो, बराबर है तो क्या करो, नल प्रिंट। ठीक है, बराबर नहीं है तो पहला वैल्यू प्रिंट करो। शुरू में क्या था, बराबर है तो नल, जब बराबर है तो नल, तो ये बराबर नहीं है तो नल क्यों प्रिंट करे आपके लिए, क्योंकि आप इसको धोखा दे रहे हो, पहले नल डाल रहे हो। तो इसलिए उसने बोला कि ऐसा नहीं होगा, सेकंड पे आप कुछ डाल दो तो मैं मान लूंगा। पहले में आप नल बोल के मुझे बोलोगे नल ही प्रिंट करना, ये तो मुझसे आप काम गलत ले रहे हो, उल्टा मतलब मुझे धोखा देने वाली बात कर रहे हो, मेरे फंक्शनैलिटी के खिलाफ है ये। ठीक है, तो लॉजिक क्या है, जब मैच हो तो नल हो ना, जब ये मैच ही नहीं है तो फिर नल क्यों प्रिंट करे आपके लिए। समझ रहे बात को, अच्छा एक नल यहाँ पे डेटा टाइप क्या कंसीडर कर रहे नल इज नथिंग, डेटा टाइप नहीं है। हैं? नहीं है ना ये? नहीं, कल अगर आपको याद हो हम अपना यूनियन पढ़ रहे थे, तो उसमें जब हमने डिफरेंट डेटा टाइप के तो उसने एरर दिया, नल का ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल कर उसने एरर नहीं दिया। तो नल जो है अलाउ करता है, ये बात याद रखें। ठीक है, अभी भी इसने नल पहली वैल्यू में इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट है, उसी को तो चेक करना है। उसी को तो चेक करना था उसको कि बराबर है। अच्छा दोनों नल करके देखते हैं, नल नल
वो बोले पहला वैल्यू नल नहीं कर सकते आप, नल को बराबर नल के करके मुझे क्या क्या साबित करना चाहते हो आप? वो बोलेगा पहला नल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं सिलेक्ट नल इफ, पहले मैं कहता हूं अली, दूसरे में कर देता हूं नल फ्रॉम डुअल, तो पहला वैल्यू आ गया, सही है, बराबर नहीं है ना। अच्छा, मैं कहता हूं पहला अली दूसरा भी अली, तो क्या करेगा, नल प्रिंट करेगा। नल आ गया। अच्छा, मैं कहता हूं पहला अली है वैल्यू, दूसरा वैल्यू जो है इस तरह, तब भी अली ही प्रिंट करेगा, जाहिर सी बात है, बराबर नहीं है। अच्छा, अब कौन सा वाला, नल प्रिंट नहीं करेगा इसमें, वजह आस्की कोड चेंज है बैक एंड पे, वो अपर में है वो लोअर में। सिंगल कोड में कोई भी वैल्यू आती है वो केस सेंसिटिव होती है और दूसरे के बराबर नहीं होती। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन प्रिंट कर दिया उसने कि दोनों बराबर नहीं है। आपको लग रहा होगा अली तो अली ही है, लेकिन बैक एंड पे उनका आस्की कोड कैरेक्टर डिफरेंट है। ठीक है, ये हम सब कर चुके हैं पहली क्लासों में, कन्वर्जन आस्की में उसका कोड निकालना, ये सब कर चुके हैं हम, कोई नई बात नहीं है सबके लिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं कहता हूं अली, फिर कॉमा लगा के लिखता हूं 6। अब आप क्या कहते हो, डेटा टाइप का सेम होना जरूरी है। एक कैरेक्टर एक क्या है, नंबर है, तो ये फंक्शन हमेशा सेम डेटा टाइप पे काम करेगा। या फिर एक वैल्यू उसको नल पास कर दो, लेकिन सेकंड फर्स्ट पे नल नहीं पास कर सकते। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो नल का काम इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं और क्या करूं, आपको किस एग्जाम्पल पे सिखाऊं। सोच रहा हूं कि कौन सी इसमें एग्जाम्पल लगाऊं, सोचने दो, पॉज करता हूं, एक एग्जाम्पल करा देता हूं ताकि और थोड़ा डिटेल में ओरिजिनल डेटा जो है टेबल के अंदर उसके ऊपर थोड़ा कर देंगे ना, तो एक माइंड में आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो चलें जी, इसमें कोई लॉजिक डेवलप नहीं हो रहा हमारे डेटा को देखते हुए, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज तो पता चलेगी नल इफ काम क्या करता है। प्रोग्रामिंग कहीं इस्तेमाल इसका होगा तो वहां पे हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अपना केस। ठीक है, सिलेक्ट, अच्छा, केस में जो है ना, जब आप केस को स्टार्ट करते हैं तो उसको केस को एंड भी करते हैं, याद रखें। केस का जो सिंटेक्स है, केस के वर्ड से स्टार्ट होता है, एंड से जाके एंड होता है, याद रखें। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज आप लिखेंगे वो उस कॉलम पे अप्लाई होगा। सही है? अच्छा, मैं कहता हूं सिलेक्ट ई नेम, ई नेम पहला कॉलम क्या उठाया, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं केस, ये अलग कॉलम पे लगाया, कॉमा लगाया ना, देखो यहां पे जब मैंने हाँ ये कॉमा लगाया तो ये अलग हो गया, अब अलग कॉलम पे लगा रहा हूं मैं। केस व्हेन जॉब इक्वल टू मैनेजर देन when job not equal to manager then is not a manager, मतलब ये मैनेजर नहीं है बंदा। ठीक है, अब कहता हूं इसको एंड। ठीक है, पहला कॉलम क्या लिखा मैंने, ई नेम, दूसरा कॉलम यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हुआ, ये पूरा एक ही कॉलम है, उसमें केस बना दिया मैंने। अगर वैल्यू ये मिले इस कॉलम के अंदर तो ये रखना, अगर ये मिले तो फिर ये रखना। ठीक है, ये पूरा एक ही कॉलम के लिए इतनी मेहनत हुई है, याद रखें। इतनी जो मेहनत की है सिर्फ एक कॉलम के लिए की है, ये एक कॉलम है। अच्छा, सैलरी उठाए, नहीं उठाना चाहते तो छोड़ दें, जरूरी नहीं है कि यहां पे एंड किया तो अब बंद क्यूरी बंद हो गई।
आगे लिखना चाहते तो फिर क्या लगाएंगे, कॉमा, एक और कॉलम का नाम ऐड करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं यहां पे एंड है फ्रॉम ईएमपी। अब देखते जाए कि क्या कहा कि अवैस इज नॉट अ मैनेजर। ये जितने भी नाम है ये मैनेजर नहीं है, क्योंकि जॉब टाइटल मैनेजर नहीं है। जिनकी टॉप जॉब टाइटल मैनेजर है उनके सामने क्या लिखा गया, इज अ मैनेजर, क्योंकि केस के अंदर मैंने ये लिखा है, वहां पे इज फारिग तो इज फारिग लिखता। ठीक है, बात याद रखें, वो आपके हाथ में कि उसकी जगह पे आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा मजीद एक और लिखते हैं, आपके हाथ में जितना मर्जी लिखें। अच्छा, यही क्वेरी मैं दोबारा लिखता हूं, ई नेम का पहला कॉलम, अब केस स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आगे पीछे लिखने का मसला नहीं है, नए न्यू लाइन पे लिखना मसला नहीं है, वो आप खूबसूरती के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूं केस व्हेन जॉब इक्वल टू मैनेजर देन दिस। ठीक है, और जब ये हो व्हेन नॉट मैनेजर दिस देन इज नॉट मैनेजर। ठीक है, मैंने लगाया अब एंड। ठीक है, एंड लगा दिया, वही लिखा, कोई फर्क नहीं है। हालांकि बस खूबसूरती के लिए केस को इधर लिख दिया, तो ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखो ऊपर केस, नीचे एंड आ गया उसका। ठीक है, अच्छा इसको मैं एलएस देना चाहता हूं, एज इन्फो। अब एलएस क्या दिया, इस पूरे कॉलम को मैंने क्या, एज इन्फो, मतलब जैसे कि यहां पे क्या प्रिंट करा था पहले, और पूरा केस का पूरा सिंटेक्स ही प्रिंट करने की कोशिश करता जवान का बच्चा, तो आपने उसको बोला कि भाई इसको एलएस दे दो। अच्छा, यहां पे अगर खत्म हुआ तो फ्रॉम लिखना शुरू कर दोगे, फलाने टेबल से नहीं, अगर आगे मजीद लिखना है वही कॉमा। ठीक है, और आगे क्या लिखना है कि सैलरी कॉलम उठा रहे हैं, एक और कॉलम उठाना चाहते हो और लिखो, जैसे कि सैलरी के अलावा मैं कमीशन उठाना चाहता हूं, फ्रॉम ईएमपी। सही है, ये लो, केस में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हो। आ जाए आपकी बात की तरह कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये लो केस, बिल्कुल इफ एल्स की तरह काम कर रहा है। केस आपने दे दिया व्हेन जॉब सेल्समैन। ठीक है, अगर वो सेल्समैन है देन सैलरी प्लस सैलरी में उनको 100 रुपए का बोनस दे दिया कंपनी ने। ठीक है, कि अगर सेल्समैन है तो उनको सैलरी में क्या दे दो 100 का इजाफा दे दो। ठीक है, अगर व्हेन जॉब इक्वल नॉट इक्वल टू सेल्समैन लगाओ, मेरी मर्जी है, जॉब इक्वल टू क्लर्क, अगर क्लर्क है देन उनको सैलरी के अंदर 400 रुपए का बोनस दो इस साल में या इस महीने। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे कॉमा नहीं लग रहा, कॉमा सिर्फ कॉलम को सेपरेट करने के लिए है। अब ये जो चलेगा ये एक ही कॉलम डिसाइड हो रहा है हमारा बैठ के भी, वो केस के अंदर आपने बताना है कि उस कॉलम पे क्या क्या अपने केसेस लगाने हैं। ठीक है, याद रखो एक ही कॉलम पे चल रहा है। ठीक है, केस को भी एंड नहीं किया मैंने, एंड करो तो केस एंड हो जाएगा। ठीक है, और कहता हूं व्हेन जॉब इक्वल टू मैनेजर देन सैलरी, सिंगल कोट्स नहीं लगाए क्योंकि स्ट्रिंग है। ठीक है, देन देखो केस चेक किस पे हो रहा है, जॉब पे, और अप्लाई किस पे कर रहा हूं, सैलरी पे। ये भी आपकी चॉइस है कि चेक वहां से कर रहे हो, अप्लाई पहले क्या कर रहा था, जॉब कर रहा था तो क्या कर रहा था, देन स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा था मैं, ये भी मेरी चॉइस थी। अब मैं क्या करूं, देन क्या करो, ऑपरेशन परफॉर्म करो, कॉलम की वैल्यू में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ। और सैलरी जबकि आपका नंबर है तो इसलिए उसके नंबर की कैलकुलेशन होगी भी। बात समझ आ रही है? अब जो ये नीचे प्रिंट करेगा वो प्रिंट कौन सा करेगा, देन के बाद वाली चीज। इस साइड वाला सिर्फ चेक के लिए लगाया आपने, क्योंकि चेक करो इफ ये है तो ये करना। जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है वैन के साथ जो आ रहा है ना, वो जस्ट चेक ऑपरेशन है, वो परफॉर्मिंग नहीं है। देन के बाद जो आप लिखते हो वो परफॉर्मिंग होगी। ठीक है, उस पर परफॉर्म होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, देन क्या कह रहा हूं, अगर मैनेजर हो तो सैलरी प्लस उसको 50 दो, पहले बहुत ज्यादा कमा रहे। ठीक है, एंड मेरी मर्जी, एंड करता हूं। अच्छा, इसको एंड करके एज सेल विथ
बोनस, इसको एक एलिस दे दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया। मैं कॉमा लगाता हूँ, मतलब मुझे और एक हाँ कॉलम लगाया, कॉमा लगाया, मतलब एक और कॉलम मुझे चाहिए। अगर ना लगाता मतलब एंड ऑफ दिस बात, इस गल को मुका दिया मैंने। लेकिन मैं जब लगा रहा हूँ इसका मतलब एक और कॉलम मैं डिफाइन करूंगा। फिर दोबारा केस स्टार्ट करता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरे ऊपर पाबंदी है कि बस एक ही केस लगाओ, मेरी मर्जी में एक और लगाता हूँ, एक और केस खोलता हूँ। व्हेन जॉब इक्वल टू सेल्समैन देन कमीशन प्लस कमीशन जितना है उसमें क्या कर दो प्लस 0। अच्छा, इसमें मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूं, पता है कौन सी? एनवीएल नहीं लगा रहा हूं। कमीशन में नल वैल्यूज भी तो है ना, जहां पे होगा तो वो कमीशन प्लस 0 क्या कर देगा, उसको नल ही कर देगा, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए क्या यूज करूंगा मैं? एनवीएल का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। तो कर लेंगे अभी से ही। देन एनवीएल, ठीक है, ये पढ़े हैं ना हम, तो अब तो हम प्रो हो चुके हैं भाई, अब तो हम करेंगे इस्तेमाल। पहले तो नहीं पता था, अब पता है, अब करेंगे, ठीक है। एनवीएल लगाया, कमीशन अगर नल हो तो 0 कर दो, देन करो उसको प्लस किससे? 0 से। अब सही है, अब क्यूरी अच्छी लिखी है हमने। व्हेन जॉब इक्वल टू क्लर्क हो जब, ठीक है, देन वही एक केस में हम एक ही कॉलम पे बात करेंगे या दूसरा कॉलम भी चेंज करेंगे? कर सकते हैं, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा कि आगे के लिए रखा है, आपने थोड़ा जल्दबाजी कर ली। चले आगे चलते हैं। प्लस उनको 10 रुपए जो कमीशन है उसमें ही 10 रुपए और कमीशन बढ़ा के दे दो, ठीक है। व्हेन जॉब इक्वल टू मैनेजर देन एनवीएल कमीशन 0 प्लस इनको भी कुछ मत दो, एंड एज कमीशन विथ बोनस, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। सही है। ऊपर वाले उसमें सैलरी विथ बोनस में जो है वो उसने नल नल प्रिंट किए। अब देखना होगा कि डेटा में वहां पे नल तो नहीं था। नल नहीं था तो उसने ऐसा क्या किया कि उसने नल कर दिया, जरा देख लो। आप लोग बताओ या मैं बताऊं? उसने एनवीएल चलाया सेल्समैन के ऊपर, जहाँ नल मिला उसने 0 रख दिया, सही। हाँ, फिर इसने क्या आप लोग बताओ या मैं बता दूं? बता दूं? पता है? बताना यह है कि भाई आपने केस किस पे लगाया है? सेल्समैन पे, क्लर्क के, मैनेजर के ऊपर। इनके अलावा कोई और उनकी जॉब होगी, उसने उठा के उनको फारिग कर दिया। आपने बताया नहीं कि उन बेचारों को करना क्या है। सेल्समैन, क्लर्क, मैनेजर पे आपने डिसीजन लिया है। अब आपको प्रेसिडेंट को भी इसने फारिग कर दिया होगा, किंग था ना, किंग, हाँ। देख लो जरा उसको। उसने किंग की भी कोई ख्याल नहीं किया, उसकी इज्जत भी मलिया मेट कर दी, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं कि भाई कि जब इन 3 जॉब के अलावा कोई और जॉब्स भी तो होंगी ना, तो आपने उसको हैंडल नहीं किया। हम नहीं करना चाह रहे, हम नहीं कैसे नहीं करना चाहते? उसके ओरिजिनल वैल्यू को तो बचाना है ना। अब तो बचाना पड़ेगा। अब देखो, आप नहीं करना चाहते थे, इट वॉज योर चॉइस इन द स्टार्ट। भाई ओरिजिनल वैल्यू तो छोड़ना है ना, या उसको भी छेड़ देना है? तो उसने छेड़ दिया। आपकी क्यूरी ने आपने ऐसी लिखी है जो कि टेक्निकली तो सही था, लॉजिकली उसमें मिस्टेक था। लॉजिकल मिस्टेक क्या था कि आपने ओरिजिनल वैल्यू को बरकरार नहीं रखा। जैसे कि हम एनवीएल क्यों लगाए कमीशन पे? ओरिजिनल वैल्यू को बरकरार रखने के लिए। तो इसने क्या कसूर किया था? इसको भी करो ना भाईजान। तो इसको हम हैंडल करेंगे। अब ये पूरी क्यूरी उठाता हूं, वरना दोबारा लिखने में टाइम लग जाएगा मुझे। मैं नोटपैड पे लेके जाके वहीं चेंजेस कर देता हूं, ठीक है। यहां ले आया। अच्छा, यहां पर इसमें कहां चेंजेस करने हैं मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपको करना है सर यहाँ पे एंड नहीं करना।
एल्स जब ये हो तो ये अप्लाई करना, अगर इनमें से कोई भी ना हो तो क्या कर देना, कम से कम भाई उसकी सैलरी को तो बख्श दो। ये वही काम किया। ठीक उसी तरह यहां पे इनमें से कोई ना हो तो आखिर में खुदा के वास्ते कमीशन को बख्श देना, ठीक है, जो है उसी को प्रिंट कर देना। ये थी आपकी, बस एल्स डालना था, बस जानबूझ के ना रखने की वजह यही है। तो भले देखो डेटा कितना सेंसिटिव होता है। आपकी क्यूरी चल गई, अगर आप बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए तो उसमें तो आप पकड़ भी नहीं सकते उसको कि हमने कहाँ भंड मारा है। नजर ही नहीं आ रही जी एक की सैलरी आई वो प्रेसिडेंट ही था। प्रेसिडेंट था। तो इसका ख्याल रखना कि एल्स से आखिर में उसको बताओ कि भाई इनमें से अगर मैच ना हो, जो दूसरे इनके अलावा कोई डेटा हो उनको तो भाई बख्श दो। काम किस पे कर रहे हैं, सैलरी पे, तो एल्स में भी क्या लगेगी, सैलरी लगेगी, ठीक है, कि भाई ना हो इनमें से मैच तो सैलरी को सैलरी रहने दो, सैलरी को सैलरी, वरना क्या कर देगा, वरना वो नल। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये लीजिए, सही है। अब क्लार्क के साथ क्या किया? कौन सा वाला क्लर्क, ये वाला, क्लार्क और स्कॉट इसमें क्या आपको गलत नजर आ रहा है? नीचे वाला स्कॉट ऑर्डर किंग किंग को जो है 5,000 का 5,000 उसने छोड़ दिया उसको, ठीक है, सैलरी दे दी, कमीशन उनका था ही कमीशन था ही नहीं तो उसको क्या करेगा, नहीं। ठीक है। नल वैल्यू हमने इस पे नहीं लगाई ना, एल्स पे अगर अच्छा, अगर आपने ना देखो, अगर आप कहोगे ना यार इसको उसने जीरो क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने एल्स में चीज पास ही नहीं करी। नल वैल्यू नहीं लगाई। अच्छा, एल्स में जो है ना, अगर आप चाहते हो नीचे वाला अब सही है, ठीक है, बजाय और उस्ताद इसको हाँ बस इसको हैंडल कर लिया। अगर वो खाली हो तो उसको एनुअल डाल दो, ठीक है, ये भी आपने हैंडल कर दिया। ये लीजिए, कम से कम नल हो तो उसको कमीशन जीरो कर दो, ये लीजिए। और हुकुम सरकार, आपकी क्यूरी कितनी अच्छी बन गई, पहले थोड़ी मरी हुई बनी, उससे और अच्छी बनी, उससे और अच्छी बन सकती है। अच्छा अच्छा, अब यहां पे आते हैं एंड, इसी क्यूरी में चेंजेस करता हूं, एंड जी, लेकिन क्या ये चलेगा, नहीं सर, दोनों एंड को चाहिए, सर ये तो बैन में होना चाहिए end। अब मुझे बताएं, अगर मैं इस को ख़त्म करके एक में रख दूं, क्या ये चलेगा, सोच के जवाब देना। ये आपके पूरे दिमाग पे ये डिपेंड करता है, आपने दिमाग कितना लड़ाया है। मैं पॉज करता हूं, सोचो इसको, टाइम, टेक योर टाइम, मुझे बताओ। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइम दिया, मैंने खुद भी सोचा इस पे, तो मेरे जहन में क्या आया कि नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने क्या सोचा कि नहीं चलेगा, कॉमा के बाद केस स्टार्ट हुआ यहां से यहां तक, ऐसा ही है, केस हमेशा एक कॉलम पे चलेगा ना, मतलब वैल्यू रिटर्न करे, कितने कॉलम्स की रिटर्न करेगा, सिंगल कॉलम की। यहां पे आपने किस कॉलम पे काम कर रहे हैं, सैलरी पे, सैलरी पे। एंड मैंने इसको लगा के बोला है कि और ये, तो अब मुझे बताएं इस कमीशन का वैल्यू, सॉरी इस कॉलम का रिटर्न करे या इसको अपडेट करे। कॉलम यहां पे कितनी की जगह है, एक की, और वो एक ये है या फिर ये है, भाई किसकी बात कर रहे हो आप। सर अगर विद इन केस अगर हम इसे वो दे दें, एलियास दे के डिफाइन करें अलग अलग,
अलग अलग तो फिर चल जाएगा ना। देखो जैसे आप अभी इससे पहले तो यही तो किया था हमने कि दो इसी के अंदर मैं कह रहा हूँ जैसे सैलरी के आगे एज सैल करके कर दें और एनुअल कमीशन के आगे एज डजंट मैटर, ये ऐसे प्रिंट कर सकता है या फिर ऐसे, डजंट मैटर। आप कह रहे हो इसके सामने एज करके कुछ और दूं, इसके सामने एज करके कुछ और दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो सिर्फ नाम की लेबलिंग कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एंड के बाद केस टू करते हैं, किसको एंड के बाद एंड के पास केस दूसरा स्टार्ट करूं मैं, वो फिर सोचने वाली बात है। फिर नेस्टेड केस है, लेकिन फिर उसमें मुझे लगता है वो भी नहीं चलेगा। लेकिन वो फिर कंपैरिजन में चलेगा। कम फिर एक और वैल्यू रिटर्न करके आएगा ना, तो वैल्यूज दो नहीं होनी चाहिए, मतलब एंड ऑपरेटर के साथ मोर देन वन वैल्यू यहाँ पे होंगे ही नहीं। हाँ अच्छा, इसमें ये कर सकता हूं कि जॉब इक्वल टू सेल्समैन एंड सैलरी लेस देन 3000, ये कर सकता हूं। इस देन के बाद मुझे एक की वैल्यू पुट करना होगा। इस तरफ कंपैरिजन के लिए 50-60 भी डाल सकता हूं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो चेक कर रहे हैं आप कि जब ये हो और ये हो, केस बिल्ड कर रहे हो, तो फिर इस कॉलम को ये कर दो, ये आप कर सकते हो। जो देन के बाद कॉलम कितना आएगा या वैल्यू कितना आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि आपका कॉलम एक है ना, यहां से लेके यहां तक कॉलम एक की बात हो रही है। मैंने कहा एक ही कॉलम है, ऐसे ही है, तो एक ही कॉलम में बात होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और काम करके देखते हैं। ये मैं एंड हटा रहा हूं, ये हमने जानबूझ के किया ताकि हमें हमारी लर्निंग हो, इससे पता चल गया भैया कि इस तरह देन के बाद एक ही वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो, भाई ये हो जाए। इससे पहले यहां पे आप मल्टीपल डाल सकते हो, ठीक है। एंड सैलरी लेस देन 800 हो, फिर सैलरी में 100 कर दो। अगर वो बंदारा सेल्समैन भी है और उसको 800 से सैलरी भी कम है उस बेचारे की, फिर उसको 100 दे दो। चलिए इसमें से कौन सा वाला ऐसा है, इसमें हमारे पास देखते हूं। 800 से लेस तो कोई नहीं है, 950 कर दूं, 950। देन उसको सैलरी 1000 सॉरी 100 करना। अब 950 जो है वो क्या है, क्लर्क है, सेल्समैन तो नहीं है, तो मतलब किसी को भी ये फायदा इससे नहीं होगा। चलो चला देता हूं जानबूझ के, ताकि हमें कुछ पता तो चले। अब मुझे बताएं, मैं जॉब भी उठाऊं, इसमें जॉब का कॉलम नहीं उठाया ना, ताकि पता तो चले कि कौन सा बंदा कौन सी जॉब कर रहा है, ठीक है। मैं नेम के बाद जॉब डालता हूं, ठीक है। अब सही है, 2 कॉलम उठ गए। अब जॉब भी उठेगी तो पता चलेगा भाई किस पे हमने क्या किया है, सही है। अच्छा, मैंने क्या लगा था, 950 सॉरी 950 था ना, ठीक है। जब 950 हाँ, ऐसा कोई है, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। उसने सब में पैसे ऐड किए, नहीं, अगर सैलरी जिसकी 950 से कम हो, वो सेल्समैन भी हो, ऐसा तो कोई सेल्समैन है ही नहीं, वो क्लर्क था। हाँ, यही अगर मैं कहूंगा ना, सेल्समैन की जगह कलर करो। अब मैं 950 इधर डालता हूं। अब आप देखना तमाशा, एंड नहीं लगाया, हाँ एंड का ऑपरेटर नहीं लगाया। एंड सैलरी 950, अगर सैलरी उसको 950 से कम होगी तब उसमें, अब इसमें इसने इसको पैसे दिए नहीं दिए। 950 से कम होता तो इसको 100 रुपए का बोनस दे देता, 950 ही था तो नहीं दिया। ऊपर देखो इसी जेम्स को देखो दिए थे इसने, ये देखो ऐसा ही है। कितने का उसने उसको इंक्रीमेंट मारा था, 400 का, हमने 400 की दिया था ना। ये देखो इस बार उसको 400 का मिला बोनस बेचारे को, नहीं मिला, क्योंकि मैंने एक डाल दिया, सैलरी भी उसकी 950 से कम होगी तब मिलेगा, ठीक है। हाँ, इक्वल लगाए तो फिर देगा इसको। अच्छा, इसके अलावा मैं कहूं, और 800 किसकी थी सैलरी, 800 किसकी थी, स्मिथ की थी। हाँ, इसको इसने इसको 400 दी, जरूर दिए होंगे, नीचे देखो क्लर्क स्मिथ था ना, स्मिथ को देखो इसने दबा के दिए होंगे। अब कहाँ गए लास्ट वाला,
हाँ ये रहा सिमित, इसमें देखो सिमित को उसने देखो 400 दे दिए क्योंकि उसको 950 से सैलरी कम थी, ऐसा ही है। तो वेन के अंदर दे सकते हो आप जितने भी केस मतलब के वैल्यूज एंड और ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। देन डिसाइड करो, देन ये हो जाए, इसमें सिंगल रिजल्ट उठाओगे ना, मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। अच्छा एक और हरकत करते हैं जानबूझ के, वो कौन सी है? इधर कहता हूं कि सेल्समैन हो तो देन ये कर दे, अगर ये हो तो कमीशन प्लस 400 एनवीएल कमीशन, क्या ये चलेगा? सर चल जाए। मुझे भी लगता है चल जाएगा, क्योंकि एक हाँ क्योंकि अब डिसाइड किया इस कॉलम पे अप्लाई करना, उस पे नहीं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। वो देखो कमीशन में उसने कौन सा था ये, कितना बढ़ाया मैंने उसको, कमीशन पे कितना प्लस करवाया उसको, ऐसा कौन सा जिसको 400 मिला है कमीशन में, देख लो 500 300, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा ही है, कोई मैच नहीं हुआ ना, ऐसा कोई मैच नहीं हुआ। क्लर्क है 950 से कम सैलरी जिसकी हो, क्लर्क 950, 150 से कम नहीं है ना किसी की, 950 है। ये है ना। अच्छा सैलरी विद बोनस है उसकी, ये स्मिथ नहीं है 950 से कम, है ना। ऊपर चलो देखते हैं, स्मिथ था ना, क्लर्क मैनेजर नंबर 30। उसने सैलरी विद बोनस में ही 400 कर दिया जी रेदर देन कमीशन को। हाँ, कमीशन कॉलम को छेड़ने के बजाय उसने सैलरी को अपडेट कर दिया 400। जी, तो जब भी आप केस करते हो वो सारा एक ही कॉलम पे ही काम कर रहे होते हो, समझ आई? जो पहला कॉलम आपने इस्तेमाल कर दिया ना, तो नीचे सारे कॉलम वही हो जाएंगे। ये बात याद रखो, ये रंगीन ही नहीं चलेगी, ठीक है। जो पहला कॉलम आपने उठाया यहां पे, तो आगे भी वही हो जाएगा। अच्छा मैं पहला कॉलम इसको करता हूं कमीशन, पहले इसको करता हूं यहां से कॉपी, यहां पेस्ट, यहां कर देता हूं सैलरीज, ठीक है, सही है। अच्छा ये एंड हटा देता हूं ताकि रिजल्ट सही से आए, थोड़ा और अच्छे तगड़े रिजल्ट्स आए, ठीक है। ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाओ तो डेटा लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर कमीशन लिख दिया, नीचे सैलरीज पे लगा दिया, ठीक है। इसने पूरा काम किसके ऊपर किया? सैलरी पे नहीं किया ना, कमीशन पे किया ना। अच्छा नीचे वाली भी तो हरकतें हम कर रहे हैं ना, देखो ये भी तो ना, ये तो हटाऊंगा तो पता चलेगा ना। दो केस डाले तो डिटेक्ट करने में मुश्किल हो रही है मुझे खुद को, ये हटाऊं तो अब थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। जो डेटा दो का केसेस का आ रहा था ना, ये केस नहीं तो वो दूसरा छेड़ रहा था उसको, अब पता चलेगा। अब देखो ऐसा कोई है, सैलरी जैसा का है वैसे ही रखा है इसने या कुछ चेंज किया? स्मिथ की सैलरी चेंज कर दी ना, 1200 कर दी उसने 800 से। हाँ स्मिथ की सैलरी उसने चेंज कर दी, तो क्या ये मेजॉरिटी पे चल रहा है? एक और इसको कमीशन कर दूं, अब कमीशन इसने उठाया,
ठीक है, NVL 0 + 400। अब देखें स्मिथ 400, उसने अब कमीशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर वाले पे भी यही किया। सेल्समैन कहाँ है? उसमें भी कमीशन की वैल्यू घुसेड़ दी। हाँ, तो मतलब लॉजिकली हम गलत क्यूरी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तीतर बटेर नहीं चलेगा भाईजान। मतलब ये जानबूझ के जो गलतियां करना, गलत चीजें लिखना, तो डेटा भी गलत आएगा ना। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? गलत मतलब आप क्या प्रूव करना चाहते हो इस तरह की क्यूरी लिख के? मुझे ये बताएं, आप प्रूव करना क्या चाहते हो? जब मैंने आपको एक, हाँ, जब अब दिखा दिया एक केस के अंदर जब सैलरी पे काम कर रहे हैं तो लेट इट बी ऑन द सैलरी। दूसरा केस बनाओ फिर कमीशन के लिए, तो तीसरा कोई और चाहिए तीसरा केस बना लो जी। ये क्या कि एक ही केस के अंदर मुझे ज़बरदस्ती घुसेड़ना है? भाई नहीं होता ना वो इस तरह। अलाउ क्यों? डेटा गलत ला रहा है, लॉजिकली रॉन्ग है। बात क्लियर हो रही है? केस में कोई और सवाल है आपका? नेट नहीं है? अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल नहीं किसी का केस के ऊपर? नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, फिर हमारा डिकोड लास्ट है, ठीक है। चलिए तो अब डिकोड की तरफ बढ़ते हैं। डिकोड भी केस की तरह ही है, केस की तरह ही काम करता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा केस इस्तेमाल करें। डिकोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आ जाइए, यही बनाते हैं। ये जो भी हमने लिखा है ना अभी क्वेरी, इसका अल्टरनेटिव डिकोड लिखते हैं। वो आप देखोगे समझ जाओगे यार ये वही काम है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या चेंजेस थे हमारे? क्वेरी कहाँ थी हमारी? ये थी, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया इसको सैलरी दोबारा, सही है। ये हमारी पहली क्वेरी यही थी ना, ओरिजिनल वाली। सैलरी विद बोनस, देन कमीशन पे हमने काम किया और कमीशन विद बोनस। दोबारा मैं क्वेरी चला देता हूँ। ये हमारी क्वेरी थी केस वाली, दो जिसमें केसेस मैंने बनाए थे, ठीक है। यहाँ तक हमारा डेटा सब कुछ सही था। यहाँ पे कोई सवाल किसी का? ठीक है। अच्छा, इसी का हम अल्टरनेटिव क्वेरी लिखेंगे डिकोड के अंदर। डिकोड भी सेम काम करता है, कोई फर्क नहीं है। वो भी इफ एल्स स्टेटमेंट ही बैक एंड पे इस्तेमाल कर रहा है, ये भी इफ एल्स स्टेटमेंट ही बैक एंड पे इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? मैं कहता हूँ सिलेक्ट, पहला कॉलम क्या है? ईनेम जॉब जैसे के हैं वैसे ही लिख दो, सही है। क्लियर है यहां तक? डिकोड, डिकोड का ब्रैकेट स्टार्ट करो। बताओ कि सेल्समैन हो जॉब, ठीक है। ये पहले कॉलम का नाम लिखा है मैंने, वही काम जो यहां पे लिखा है। अगर सेल्समैन हो देन ऐसे करता हूं इसको, एक मिनट, इसको और इजी करने के लिए इसका सिंटैक्स ऐसा ही है भाईजान, ठीक है। और ये अपना आपका डिकोड का ब्रैकेट बंद। एंड में क्या करना है? वरना एल्स सैलरी। अब आप लोग बोले रहे बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसा ही है। इसका मैं तरीके आसान बताता हूं। पहला वैल्यू बताओ जिस पे काम करना है, जैसे कि यहां बताया था व्हेन जॉब, ये वही काम है कि काम किस पे करो? जॉब पे करो। मतलब सर्चिंग क्राइटेरिया किस पे है?
जॉब पे, और ये सर्चिंग एक्सप्रेशन है सबका, और ये वैल्यू जिस पे अमल करो, सर्च इसको करो किसके अंदर, जॉब के अंदर। अगर सेल्समैन मिले तो ये परफॉर्म कर दो, क्लर्क मिले तो ये परफॉर्म कर दो, हमेशा पेयर में चलता है ये, वैल्यू पेयर मिलेगा। आखिर में इसको पेयर जब नहीं मिले क्या होगा, एल्स होगा। बात क्लियर हो रही है? जैसे वहां पे आया था ना, व्हेन दिस देन दिस, व्हेन दिस देन दिस, समझ आई? आखिर में क्या डाला आपने, जब ये सब ना हो तो आखिर में अगर ना हो तो एल्स ये कर दो। यहां पे एग्जैक्ट वही है, पहले जिस कॉलम पे काम करना है वही, जैसे यहां पे जॉब पे काम कर रहे थे, ऐसा ही है। अच्छा, मजे की बात, इनको आप चेंज कर सकते हो। यहां पे मैंने क्या कहा था कि खाली जॉब पे यहां का इस पे जॉब लगाओ, दूसरे में क्या कुछ और डाल दो, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर यहां डाल दो, लेकिन यहां इस साइड वाले वैल्यूज क्या होंगे, इस साइड वाले क्या होंगे, सेम। यहां पे कॉलम चेंज कर सकते हो आप, वेन के केस में चीजें चेंज कर सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बात क्लियर हो रही है? तो इसी तरह ठीक यहां पे क्या कॉलम आपने उठाया, जॉब, आपने बता दिया किस पे काम करो, सेल्समैन पे। लेकिन यहां पे अगर आप चेंज करोगे, यहां पर अगर आप चेंज करोगे, डिफरेंट कॉलम लगाओगे इस जगह पे, केस के अंदर चेंज तो कर सकते हो, लेकिन वही बात भाई, क्या प्रूफ करना चाहते हो, लॉजिक तोड़ रहे हो, लॉजिक को गलत कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह जरूरत नहीं चेंज करने की, कर सकते हो बट डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। एक्स्ट्रा एंड लगाना है वो अलग बात है, जैसे भी लगाया था हमने कि लेस देन करके कुछ किया था, मतलब कुछ केसेस में किसी को देना नहीं चाहते आप, जैसे आपने अभी बताया था 950 से कम हो तो काम करना, वरना उसमें चेंजेस मत करना, तो वो इसके लिए था। लेट्स सपोज एक जिस बंदे को तगड़ा, वो मैनेजर को तगड़ी सैलरी मिल रही है, तो उसको उसमें सैलरी लेस देन करके आप कर सकते थे, ठीक है, तो उसमें मेक सेंस कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जॉब अगर मैं चेंज भी करूँ किसी और का, तो फायदा नहीं है कोई और कॉलम लगाने का, लॉजिक नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी किस पे काम हो रहा है, जॉब की कॉलम को, ये सर्चिंग क्राइटेरिया के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैल्यू मॉडिफिकेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ। जैसे वेन है वही यहाँ पे आ गया, जॉब, काम करो जॉब पे, चेक करो क्या कि सेल्समैन है कि नहीं, ये सर्चिंग क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू पुट करो, सर्चिंग क्राइटेरिया डू दिस, सर्चिंग क्राइटेरिया डू दिस, और सर्चिंग क्राइटेरिया किस पे चलेगा, जॉब पे, ठीक है। और ये सबका पेयर है, वो इसका पेयर आ गया, इसका पेयर आ गया, इसका पेयर आ गया, ठीक है, सबकी पेयरिंग हुई हुई है। और पहले के लिए कोई पेयरिंग नहीं है, क्योंकि वो जिसके ऊपर तुमने काम करना है, एक्सप्रेशन के ऊपर जिसके ऊपर आपने सर्चिंग करनी है, वो है। और आखिर में एक और है जिसकी पेयरिंग नहीं है, वो क्या है, एल्स है। फ्रॉम ईएमपी। बात क्लियर हुई? चलाऊं इसको? अच्छा, ये समझो कि मैं ये जो चलाऊं ना, एक मिनट में दिखाता हूं आप लोगों को वैल्यूज। कहाँ पे करूँ, अच्छा स्पेस नहीं लगाया, मैं इसकी इक्विवेलेंट क्यूरी लिख दूं ना, ताकि बिल्कुल डिट्टो वही लगे, क्योंकि उसकी ऊपर वाले की इक्विवेलेंट मैंने नहीं लिखी है क्यूरी। अब इसकी इक्विवेलेंट होगी ये चीज़, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फ्रॉम ईएमपी, इसके इक्विवेलेंट है ये, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो था ना, ये इसके बराबर क्यूरी मैंने लिखी है, देखें ये यहाँ तक क्लियर है। ये वाला जो केस मैंने लिखा है, छोटा सा टुकड़ा उठाया, किस पे लगा रहा हूँ, सैलरी पे, रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब मैं चलाता हूं डिकोड का वैल्यू, रिजल्ट, मुझे उन दोनों में, अच्छा ये इसने बहुत लंबा चौड़ा नाम लिख दिया, थोड़ा इसको छोटा करता हूं, एलएस लगाता हूं इसको, ठीक है, वरना पूरा वो देखो उसने ये पूरा एक ही कॉलम प्रिंट किया इसने, देखो क्योंकि कॉमा के बाद देखो ये ब्रैकेट जब स्टार्ट हुआ डिकोड का, यहां से यहां एंड हुआ, इसके अंदर के कॉलम जा रहे हैं वो तो उसके डिकोड के अपने हैं। यहां पे कोई कॉलम लगाया मैंने, सॉरी कॉमा लगाया नहीं लगाया, बाकी अंदर के कॉमास जो हैं वो डिकोड के अपने हैं, ठीक है। इसको एलएस लगा देता हूं, एज क्या ऊपर क्या लगाया मैंने, सेल विद बोनस, यही लगा देता हूं ताकि एक जैसे ही लगे। दोबारा मैं चलाता हूं, पहला वैल्यूज, पहला आ गया, दूसरा चलाता हूं, मुझे डिफरेंट दिखाओ दोनों रिजल्ट्स का, एक मिनट दिखाता हूं। यहां तक उठाता हूं मैं,
ये मैं बीच में से क्वेरी हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंपेयर करो डेटा को, और डेटा को आमने सामने रख देता हूँ ताकि और आपको रीड में आसानी हो, रीडेबिलिटी ताकि इजी हो। इसके सामने लाता हूं। फर्क दिखाओ मुझे दोनों में, डिकोड और केस के वैल्यूज में मुझे फर्क कहीं पे भी एक जगह पे तलाश करके दिखाओ कि भाई यहां पे फर्क है। सिंटैक्स डिफरेंट है, काम वही कर रहा है। डिकोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पढ़ने में, डिकोड को खुद पता चला डिकोड करना पड़ रहा है ठीक है, इजी आपको लग रहा है, किसी किसी को केस अच्छा लगा है। केस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, व्हेन दिस देन दिस, व्हेन दिस देन दिस, उसमें पेयरिंग में आपने डालनी है बहुत एहतियात से। पर आपको डिकोड प्यारा लग रहा है तो लगाओ डिकोड, अच्छी बात है, ठीक है। किसी किसी को डिकोड मुश्किल लगा, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया केसेस, ठीक है, केसेस आसान थे। डिकोड में दोबारा एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर से देखें। अच्छा आपको इजी लगा है ना, अब मुझे नीचे वाले पार्ट का मुझे डिकोड बना के दो, इसका ऊपर देखते जाओ भले, मैं मना नहीं करूंगा। यहां पे क्या लगाऊं बताओ, ऊपर वाले में दो पोर्शन है ना, देखो इस क्वेरी में दो पोर्शन थे, पहला केस ये, दूसरा केस ये। अब दूसरे वाले का मुझे डिकोड बनवाओ, आपने कहा आपको इजी लगा है तो अब मुझे बनवाओ। यहां पे मैं क्या लगाऊं, कौन सा साइन लगाऊं, ये कुछ टाइप करूं बताओ, बताओ ना क्या बोलते जाओ, इसी में चेंजेस करवाओ मुझे। हाँ ऊपर से इसका नाम कॉपी करें, सैलरी विद बोनस है, वहां कमीशन होगा। ओके, कॉपी मतलब यहाँ आप तो ये देखो, ये रहने दो, इसको नहीं छेड़ूंगा, ये भी होगा। मुझे इसका अल्टरनेटिव लिखना है इस क्वेरी का। सर ऐसा करें ना, यहाँ से यहाँ तक फिर हम एक और केस डिकोड बना सकते हैं। जी इसी का डिकोड बनवाओ ना मुझसे, हाँ, तो सर बताओ नीचे कर, बताओ। सर इसको कॉपी करके नीचे रख देना। ये आपके सामने, ये रहा, इससे ऊपर वाली छोड़ दो, ऊपर वाली बन गई है ना नीचे। ठीक है सर, यहाँ लिखें सिलेक्ट, यहाँ लिखवाओ इसमें, इसमें चेंज नहीं करनी है। हाँ इसी में चेंजेस करने। सिलेक्ट नेम एंड जॉब, क्योंकि हमने ये दो प्रिंट करवाने, ये सही रहेगा। और यहाँ आप लिखे सेल्समैन सैलरी, यहाँ आएगा कमीशन एंड वैल्यू। मुझे अजीज क्यूरी बताओ आगे डिकोड की। सर ये क्यूरी तो बता रहा हूँ। आप मुझे क्यूरी नहीं बता रहे, आप मुझे बोल रहे हैं ये कॉपी करो, कॉपी नहीं, बताओ मैं क्या टाइप करूँ ये बताओ। अच्छा ये सर लिखिए यहाँ पर सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑलरेडी ऊपर आ गया है अजीज, इसी क्यूरी में आगे लिखवाओ। आप नहीं समझ रहे मेरी बात, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। हाँ आप कमीशन बताते जाओ अजीज, बिल्कुल सही बता रहे हो। कॉमा देखिए एनुअल और कमीशन का कमीशन 0 + 10 कर दे। 0 प्लस ऊपर वाले में +10 है तो वही आप करवा रहे हो केस वाला, ठीक है। +10 कॉमा, हाँ थर्ड लाइन में लिख दे मैनेजर मैनेजर एंड कॉमा एनुअल कमीशन प्लस कॉमा एनुअल 0 कमीशन को नल मिले तो 0 कर दो, प्लस कितना है 0 कर 0 कर दो। आगे लिखना है और ऐसे लिखना है। कॉमा लगाना है, वैसे लिखना है, इसमें सर लगेगा कॉमा, कॉमा लगा। और क्या लिखो अब, अभी आप यहाँ लिख देंगे क्योंकि वो कमीशन हमारे पास, तो यहाँ आप लिखेंगे एनवीएल हाँ कमीशन प्लस 0, कमीशन कॉमा 0 आएगा। बिल्कुल सही, पूरी क्यूरी सही लिखवाई है तुमने। और ये डिकोड को बंद किया मैंने, और यहाँ पे क्या लगाना है इसको, उसका मतलब दे दे। एलएस देना है। बिल्कुल सही क्यूरी लिखवाई है, ये बिल्कुल उसके बराबर क्यूरी लिखवाई है आपने, बिल्कुल डिट्टो। कमीशन करना है, हाँ विथ कमीशन विद कमीशन विथ बोनस, सही है ना। ये आपने बिल्कुल सही क्यूरी लिखवाई है। पहला डिकोड यहाँ एंड हुआ, दूसरा डिकोड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये दूसरा केस समझो स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डिकोड के अंदर वही सिंटेक्स पूरा का पूरा। अजीज बिल्कुल सही क्यूरी लिखवाई है, मेरा दिल खुश कर दिया तुमने आज, कि तुमने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा आज। वो जो लास्ट वीक तुम नहीं आए ना, उसका तुमने अजाला कर दिया आज। हाँ ये नहीं बनता है भाई। देखो डिकोड मैं बताऊं, अच्छे खासे डिकोड में नहीं बता पाते, और अजीज ने बिल्कुल सही बताया, बेहतरीन।
अब देखो वैल्यूज सेम आए हैं, जस्ट मुख्तलिफ लॉजिक इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे डिकोड है, यहाँ पे केस, वैल्यूज सेम है। तो देखें डिकोड भी सेम काम करता है, जिसको जो इस्तेमाल करना है। सर्चिंग पहला एक्सप्रेशन आएगा, फिर सर्चिंग क्राइटेरिया आएगी विद द वैल्यू पेयर में, ठीक है। एक्सप्रेशन एक बार आएगा, सर्च और उसकी वैल्यू जितनी बार आप करते जाओ पेयर में आता जाएगा। आखिर में अगर एल्स पुट करना है तो कॉमा देके एक वैल्यू पुट कर दो, वरना नहीं करोगे तो फिर वही करेगा, उसको नल कर देगा, जैसे पहले उसमें किया, ठोक दिया था उसने जी, केस में जैसे उसने कर दिया था। बात क्लियर हो रही है? तो आज आपका डिकोड भी खत्म हो गया। क्या पढ़ा हूं बैठ के अब, ठीक है। अब विथ एज जो है आखिरी रहता है, वो कर लेते हैं, फिर जो है आपको मैं छुट्टी दूंगा, ठीक है। 4 होने भी वाले हैं वैसे तो आज समझो कि सिलेक्ट, बड़ी खुशियां चेहरे पे देख रहा हूँ सिलेक्ट को ख़त्म होते हुए चले। अच्छा, मैं आज थोड़ा व्यू भी पढ़ा दूंगा, व्यू पढ़ा देता हूँ। व्यू पढ़ाने की वजह कि विथ एज से उसका थोड़ा रिलेशन है। आज जो कमांड पढ़ा रहा हूँ, व्यू जो बनाते हैं क्रिएट के वर्ड से बनाते हैं, क्रिएट व्यू, ठीक है। मैं करता हूँ क्रिएट व्यू, व्यू बनाओ, ठीक है। अब व्यू का नाम बताएंगे कि व्यू बना रहे हो जब आप, उसका नाम क्या होगा। लेट सपोज मैं क्रिएट व्यू कहता हूं, इसका नाम रखता हूं टेम्प अंडरस्कोर डेटा करता हूं, मेरी मर्जी इसका जो नाम रखूं। बात समझ आ रही है? एज, उसको ऐसा बनाओ एज सिलेक्ट ई डॉट ई नेम, ई डॉट जॉब, ई डॉट dptno, ठीक है। डी डॉट लोकेशन, डी डॉट डी नेम पहले उठाता हूं, डी डॉट LOC फ्रॉम EMP E, न्यू लाइन पे लिखता हूं, फ्रॉम EMP E इनर ज्वाइन, सर वो उधर डीपीटी मेरी मर्जी है, DPT D ऑन, ऐसे ही है, E डॉट DPT NO इक्वल टू D डॉट DPT NO। भाई किसी को एतराज है? क्या कह रहा है? इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन सा वाला? DPT NO की स्पेलिंग का मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी सब सही है। स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई मसला नहीं, भी फिक्स कर देते हैं। DPT NO सही है, हाँ सही है, ऐसा तो नहीं को यार, इतनी मिस्टेक्स नहीं करता मैं। फ्रॉम EMP E इनर ज्वाइन DPT D ऑन दिस, बन गया व्यू। अगर आप व्यू ना बनाते तो हमेशा आपको क्या करना पड़ता, यहां से लेके यहां तक क्यूरी चलानी पड़ती। ये कहां से? यहां से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं पहले किसी नोटपैड में, वहां से आपको चला कर दिखाता हूं। सॉरी, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। ये है, कॉपी हो गई, पेस्ट। अच्छा, यहां से अगर मैं सिलेक्ट चलाऊं यहां से यहां तक, ठीक है, क्रिएट व्यू को छोड़ो, सिर्फ सिलेक्ट चला रहा हूं, रिजल्ट आ गया। मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेम्प अंडरस्कोर डेटा, यही था डेटा, यही नाम रखा था मैंने इसको, सेम रिजल्ट आएगा। वो क्वेरी में यहां से रोज रोज कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। लेट सपोज ये अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये क्वेरी तो 3-4 लाइन की है, डेली आपको ये ज्वाइन लिखना पड़ेगा। लेट सपोज ये एक बड़ी रिपोर्ट होती, 500 लाइंस की क्वेरी होती, आपने किसी नोटपैड में सेव किया हुआ है, रोज रोज आके आप चलाते हो उस तरह, यूं करके यूं कॉपी किया नोटपैड से, सिलेक्ट, लेट ऐसे दिखाता हूं, ये लेट सपोज ये क्वेरी भी 5 लाइन की है, 500 लाइन की भी तो हो सकती थी ना, वो एक बड़ी रिपोर्ट थी आपकी, आपने यूं कॉपी किया, आज आए सुबह यहाँ पेस्ट किया, और रिजल्ट जो आया वो कॉपी करके आपने किसी को नोटपैड में स्टोर करके भेजा कि भाई ये लो रिपोर्ट का आज का आउटपुट, आपने उसको भेज दिया ईमेल पे। लेट सपोज ये 500 लाइनों वाली जो क्वेरी थी वो फाइल आपसे किसी ने डिलीट कर दी आपके सिस्टम से, या आपका सिस्टम का हार्ड ड्राइव जल गया, वो 500 लाइनों वाली क्वेरी तो गई आपकी। अब कहाँ से अलाओगे आप वो क्वेरी? है आपके पास कोई रास्ता? वो तो ज़ाया हो गया आपका।
तो हमेशा उस क्वेरी को डेटाबेस में अंदर स्टोर करने के लिए आप व्यू बनाते हो। मैंने जो भी किया ना क्रिएट व्यू, ये वाला टेम्प अंडरस्कोर डेटा नाम का जो व्यू बनाया, ये कहां चला गया? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेम्प डेटा। अब मुझे बताएं टेम्प डेटा के बैकएंड पे क्या डला हुआ है? पूरी क्वेरी चल रही है। कौन सी वाली? यही सिलेक्ट चल रही है। वही समझे जो 500 लाइनें थी आपने उस व्यू के बैकएंड पे चिपका दिया, वही क्वेरी को एक व्यू का नाम दे दिया। समझ आ गई? टेम्प अंडरस्कोर डेटा के बैकएंड पे क्या है? वही क्वेरी है। देखें वही सिलेक्ट ज्वाइन वाली है। जब आप इस पे सिलेक्ट चलाओगे तो बैकएंड पे असल में ये क्वेरी चलेगी। बात समझ आ रही है? मतलब 500 लाइन वाली क्वेरी चलेगी। तो आपका अगर वो फाइल डिलीट भी हुई टेंशन नहीं, डेटाबेस के अंदर व्यू उसका सेव है। आपने आगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दैट व्यू कर दोगे तो वो आपका डेटा आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? फॉर एग्जांपल हमें व्यू का पता नहीं है नाम का, तो हम व्यू को चेक करना चाहे डेटाबेस में, कैसे करेंगे? आप लोगों भाईजान व्यू के बैक एंड पे कौन सी क्वेरी है? क्वेरी कौन सी चल रही है, या फिर वो उसका नाम, व्यू का नाम नाम कहां से? अगर आप लोगों को याद हो यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स पढ़ाया था मैंने, तो वहां से चेक करो जाके। मैं क्यों बताऊं आपको बैठ के? ये जाओ बोले इस टाइप उसका क्या है? जैसे चेंज करना मैं एक मिनट दिखाता हूँ, सब बताता हूँ। आप लोगों ने आपको क्या कहा था? आज एक GUI का भी टेस्ट दूंगा, फ्लेवर दिखा दूंगा आपको। वो करने वाला टेस्ट नहीं, फ्लेवर वाला टेस्ट तो आज दे देता हूँ, डोंट वरी, उसी में आ जाएगा ये। मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर। अगर आप लोगों को याद हो डे 1 से मैं कहता आ रहा हूँ भाई यूजर ऑब्जेक्ट्स को पढ़ो। ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट टाइप फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। इसमें आपका वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। देखो इसमें व्यू आ रहा है। तो कभी जहमत की इसको देखने की आप लोगों ने यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स को चलिए सर, ये तो हमें पता चलेगा। कि व्यू है। ये टेम्प डेटा अब मैं कहता हूं डिस्क्राइब टेम्प डेटा के अंदर कॉलम कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ये आ गया। ई नेम varchar 2 है, जॉब varchar 2 है, डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम varchar 2 है, लोक जो है varchar 2, ये इसके कॉलम भी आ गए। कॉन्सेप्ट इसने उसी टेबल से बनाया जी। इसने कौन व्यू का व्यू जो है सिर्फ एक उसका एक आरजी नाम, एक लेबल बना है। बैक एंड पे वो डेटा नहीं है, वो एक क्यूरी है। जब आप चलाते हो इस पे सिलेक्ट चलाते हो तो बेसिकली वो जाके ज्वाइन चलाता है बैक एंड पे। इसमें डेटा पड़ा हुआ नहीं है। ये कभी मत सोचना कि आपने व्यू बनाया उसके अंदर डेटा है, उसके अंदर डेटा नहीं होता, वो क्यूरी पड़ी हुई है सिर्फ। जब आप व्यू को चलाते हो तो व्यू के बैक एंड पे जो क्यूरी है ज्वाइन की पड़ी हुई है, वो उस टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो आपने जो कंसिडर किया वो कैसे? वो तो ओरिजिनल टेबल के अंदर है ना। व्यू तो खुद बजाते खुद कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्यूरी स्टोर्ड है। मैंने आपको भी समझाया कि क्यूरी आपको अगर डेटाबेस के अंदर क्यूरी स्टोर करनी है तो ये तरीका है। सर क्वेरी चेंज करनी है तो आप उसको क्रिएट और रिप्लेस व्यू करोगे या ड्रॉप करोगे व्यू को, पहले उसको कोड उठाओगे, चेंजेस करोगे, ड्रॉप व्यू करोगे, दोबारा उसको रन कर दोगे तो व्यू दोबारा बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। या तो फिर क्रिएट और रिप्लेस व्यू करके आप कमांड उसको अपडेट करोगे। बात समझ आ रही है? ये परमानेंटली स्टोर्ड है भाईजान। डेटाबेस के अंदर व्यू परमानेंटली स्टोर्ड है, लेकिन वो डेटा जो है उसको अपने पास है ही नहीं। वो डेटा ओरिजिनल टेबल से ही पिक करके लाता, जब उसको चलाओगे पिक करने जाएगा। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेम्प डेटा, ये जैसे ही इसको चलाऊंगा ये ज्वाइन चलाने जाएगा। सर रिपोर्ट्स भी एक और व्यू है। ये इसने ज्वाइन चलाने चला गया और आ गया। तो फिर यहां पे भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं कहता हूं डिलीट फ्रॉम EMP 25 रो डिलीटेड। अब आपका सवाल सही है कि व्हाट इफ, क्योंकि ज्वाइन में एक टेबल खाली है, एक में डेटा है, तो ज्वाइन में डेटा निकला ही नहीं, तो क्या आया? हालांकि एक टेबल में डेटा है लेकिन क्या ज्वाइन लग रहा है, तो ज्वाइन के मुताबिक वो डेटा नहीं उठा। मैं रोल बैक कर देता हूं भैया, इससे पहले कि मेरा डेटा जाए। ठीक है, रोल बैक कर दिया, मेरा डेटा वापस आ जाएगा। तो अब दोबारा ये देखें, इसका मतलब कि वो रन टाइम पे ले रहा होता है ओरिजिनल टेबल के अंदर से। किस बात क्लियर हुई? आपने व्यू क्रिएट किया, आपने एसक्यूएल पे लिखा हुआ, नोटपैड पे लिखा है ना, वो बोलिएगा। जी अब सर ये तो आप DBA थे और आपने ये व्यू बना दिया आपके रिक्वायरमेंट। अब मैं जब आऊंगा तो मुझे तो पता नहीं है भाई व्यू के अंदर पीछे क्या है। अच्छा अब आते हैं, अब आपको इसका मैं GUI का थोड़ा फ्लेवर दिखाता हूँ। अब इसकी मॉडिफिकेशन आपने करनी है, उसको
ओरिजिनल कोड उठा के उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। तो ओरिजिनल कोड कैसे उठाओगे? 2 तरीके हैं, इससे ज़्यादा भी है। एक तो GUI से जाके उसका कोड उठाओ, एक होता है गेट DDL, मेटाडाटा गेट DDL एक पैकेज है, उसके थ्रू आप उसका कोड निकाल सकते हो। मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। वो दोनों इस पे GUI पे होते हैं। एक जो है वो क्यूरी है, जो है ना गेट मेटाडाटा DDL मेटाडाटा, वो क्वेरी है। वो इसका डेटाबेस का इंटरनल एक पैकेज है अपना, ओरेकल ने खुद का बनाया हुआ। उसको आप कॉल करके उसको बता दो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे DDL दे दो, तो आपको DDL दे देगा, उसका प्रिंट करके दे देगा, फिर आप उठा लो वहाँ से। या तो फिर यहाँ SQL डेवलपर पे डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा पहले, लेकिन यहाँ पे मैं आज जो कर रहा हूँ इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो। कनेक्शन बनाना हम एडमिन 1 में सीखेंगे, ठीक है? तो एडमिन 1 का पार्ट है। फिलहाल आपके ये इससे कंसर्न नहीं, जो भी मैं बनाने जा रहा हूँ इससे कंसर्न नहीं है आपका, बस GUI को थोड़ा देख लो। ये जो भी कर रहा हूँ ना, इसको छोड़ दो। ये जो मैंने कनेक्शन बनाया इसको आप छोड़ दें, इग्नोर कर दें, ठीक है? जो कनेक्शन में एंट्रीज जो की है ना, इनको छोड़ दें। आपका कंसर्न फोकस इस पे लेना चाहिए, जो अभी मैंने कनेक्ट इस पे अभी जो मैं आया हूँ ना, ये यहाँ पे खोला है ट्री को। अगर आप देखें किस यूजर से लॉगिन हूँ, यहाँ ये वही है, ये देख रहे हो, ये क्या कह रहा है? वर्कशीट है। कहता हूँ शो यूजर, ये कमांड याद है किसी को? यूजर इज स्कॉट। वही अगर आप CLI पे चलाओगे, ठीक है, वो GUI बेस्ड है। आउटपुट टेक्स्ट में दिखाएगा। अच्छा, सिलेक्ट यूजर फ्रॉम डुअल, ये भी याद है क्या आया? स्कॉट से लॉगिन हूं। अच्छा, जो भी काम करोगे ये थोड़ा GUI बेस्ड है। सिलेक्ट, एक और चीज इसमें दिखा दूं, EMP, थोड़ा इसमें होशियार रहना, मैं आपको दिखा दूं। यहां पे ये जो ब्रैकेट के अंदर जो नल आ रहा है ना, ये टेक्स्ट नहीं है, मैं बात बता दूं, ये एम्प्टी है। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की है। अगर आप यही क्यूरी चलाओगे वहां पे, ये नल है, वहां पे जो आ रहा है कहीं उसको ये समझ ना बैठना, ये स्ट्रिंग वाला नल ना समझ बैठना मेरे भाई, इस तरह ये नहीं है, बल्कि ये वाला नल है, बगैर सिंगल कोड वाला। ये जो नल आपको दिख रहा है ना, क्योंकि ये GUI बेस्ड टूल ऐसा है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने इस तरह रखी है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? कोई सवाल इसमें? ओके, अच्छा अब आते हैं किसकी तरफ? आप लोगों को दिखाना था मैंने, किस यूजर से लॉगिन हूं? स्कॉट। अच्छा, इसमें व्यूज का टैब कहां आ रहा है? देखो, सेकंड नंबर व्यूज का है, तो व्यूज में आएंगे। देखो वो व्यू मौजूद है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसका यहाँ पे ये टैब खुल जाएगा। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, दोबारा क्लिक करूंगा, यहाँ पे टैब इसको आ जाएगा। देख रहे हो, देख लो, इसके अंदर कौन से कॉलम से बता रहा है, इसके अंदर डेटा कौन सा है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट उसने चलाया होगा बैकएंड पे, इसमें अंदर डेटा था नहीं। जैसे मैंने डेटा के टैब पे क्लिक किया, इसने बैकएंड पे क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी, तभी लाया है। मैं अभी डिलीट चलाऊंगा, फिर नहीं आएगा। ठीक है, ग्रांट्स, ये ग्रांट्स हमने भी पढ़ी नहीं है। डिपेंडेंसी बता रहा है कि ये व्यू है, इसकी डिपेंडेंसी एक DPD टेबल पे है, दूसरा EMP। दोनों टेबल किसकी स्कीमा के अंदर है? स्कॉट के अंदर। और रेफरेंस जो टाइप ऑब्जेक्ट का वो भी टेबल सी है, और ये खुद क्या है? व्यू है। ठीक है, डिटेल्स में उसकी पूरी वो टेक्स्ट आ गया, क्वेरी। यहां से क्लिक करके आप क्वेरी उठा सकते हो उसका। ठीक है, ये एक जगह नहीं है, एक और जगह भी है, सबर करो। कब क्रिएट हुआ है, उसमें लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुई है, लास्ट DDL टाइम, क्रिएट और रिप्लेस कब चलाया आपने, वो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इस पे ट्रिगर्स नहीं बने हुए, ट्रिगर अब जब पढ़ेंगे बताऊंगा। ये उसका SQL है। जनरेटिंग क्या लिखा रहा था? देखो, जब मैंने क्लिक किया तो यहां पे क्या रहा था? एक मिनट मैं दोबारा करता हूं, पढ़ो। वो जो प्रॉम्प्ट आया था उसको पढ़ो, ये जल्दी आ रहा है ना। मैं दोबारा इसको लोड करता हूं, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूं, ताकि आप देखो कि वो आ क्या रहा था।
वो एक प्रॉम्प्ट में लिखा था जनरेटिंग डीडीएल, जो है ना कि एक बॉक्स आया था गायब हो गया, लोडिंग कर रहा, उस पर लिखा था जनरेटिंग डीडीएल, मतलब उसकी डीडीएल पिक कर रहा है, मेटाडेटा से पिक करके लाके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये उसका डीडीएल आ गया। अच्छा, इसके आप देखें ना डिटेल्स में जाके, यहाँ पे जब मैंने किया ना, यहाँ पे आपको सिलेक्ट की क्यूरी दिखा रहा है, उसकी क्रिएट वाली कमांड नहीं दिखा रहा। जब आप उसके एसक्यूएल में जाओगे तो उसकी प्रॉपर पूरी कमांड बता रहा है कि आपने अगर दोबारा बनाना है तो ये कमांड है उसकी, क्रिएट और रिप्लेस फोर्स व्यू, कि ये दोबारा बनाना है तो ये रहा उसकी कमांड। हालांकि मैंने रिप्लेस लगाया था नहीं, लेकिन इसने बना के दिखा दिया, अगर आपने दोबारा चाहिए तो ये रही। और इसने देखो सिंगल डबल कोट्स डाल दिए देखो हर कॉलम के ऊपर, मैंने लगाए थे ये क्या, नहीं, ये यहां से यहां तक उसने देखो कितनी चेंजेस उसमें कर दिए अपने हिसाब से, बाकी नीचे वही है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आप कह रहे हैं एक तरीका तो ये हो गया, यहां से कॉपी करो, क्यूरी में चेंजेस करो, एक और कॉलम इसमें मैं ऐड कर देता हूं, हायर डेट कर दो इसमें, हायर डेट, कोई मसला नहीं, ये इस तरह बाहर हो या डबल कोड में इसको यूं डाल दूं, मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, डबल कोड में अगर मैं डाल रहा हूं ना, तो एक चीज़ का मुझे ख्याल रखना है, बताता हूं। जैसे कि ये है ना, यहाँ पे डबल कोड अगर मैं इस तरह लगा दूँ, फिर मुझे कैपिटल में लिखना अच्छा है, वरना वो लोअर केस में इसको कर देगा कॉलम के नाम को। डबल कोड में इसको मतलब हार्ड कोड कर रहे हो आप, यहाँ पे इसने हार्ड कोड, मेटाडेटा में जो चीज़ें जाती है वो हार्ड कोड हो जाती है वहाँ पे, तो इसलिए ऊपर उसने फेंक के आपको देखा ये हार्ड कोड इस तरह था आपका, ताकि आप दूसरी कोई चीज़ ना बना दो, जेबरा ना बना दो, इसलिए आपको उसने आपको डीडीएल उसका वही दिया जो स्टोर्ड है मेटाडेटा के अंदर, कि भाई कैपिटल में कहीं आप लोअर में ना डाल देना मेरे से ऊपर, डबल कोड लगा के आप लोअर में जनरेट कर देना, इसलिए उसने पहले ही बना के दिया। जब क्रिएट और रिप्लेस व्यू करोगे, क्या बोला, वार्निंग क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर। ठीक है, अब एरर कौन से है इसमें, अब शो एरर लिखोगे तो आएगा, वरना वो यहां पे नहीं आएगा, आप जाके कंपाइल जब करोगे ना इसको, अच्छा इसको रिफ्रेश जैसे करो, इस पर लाल निशान आ जाना चाहिए, नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, आ गया ना लाल कलर का निशान, तो मतलब ये इनवैलिड ऑब्जेक्ट है। जब इसको कंपाइल करूंगा मैं, इसका एसक्यूएल ये है, अल्टर व्यू कंपाइल, मैं कहता हूं अप्लाई, कह रहा है व्यू कंपाइल्ड, लेकिन स्टिल वॉर एरर गया नहीं, वैसा का वैसा है। वजह क्या है, सर आपने वहाँ हायर डेट बताई, लेकिन नीचे हमने उसे मेंशन नहीं किया। ये बात नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने कहा व्यू के अंदर ये कॉलम भी ऐड कर दो हायर डेट का, यहां सिलेक्ट में कहीं आ रहा है हायर डेट, तो वहां पे देना पड़ेगा आपको। समझ आ रही है? हमने क्या लिखा था, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और ये चीजें हमने लिखी नहीं थी, ये तो उसने उठा के खुद लगा दी। अगर देखो आप, अगर आप देखो, ये देखे, ये ओरिजिनल ये रहा, इसने आपने आगे कोई कॉलम का नाम बताया नहीं कि व्यू के अंदर ये कॉलम घुसेड़ो, ये तो इसने अपने हिसाब से बताया कि व्यू के अंदर ये कॉलम्स हैं। ठीक है, आपने यहां लगाना है हायर डेट, ई डॉट हायर डेट, अब ये चल जाएगा कि नीचे भी है और ऊपर भी। अच्छा, अब इसमें थोड़ी गलती मैंने की है, जानबूझ के देखना, मैं दिखाता हूं, अब भी वही नहीं, गलती पता है क्या की मैंने, आप लोग बताओ क्या किया है? अच्छा नहीं, लोअर केस की बात नहीं, वो तो इधर डिफाइन कर दिया ना, इसका काम है डिफाइन करना। ये डिफाइनर है, मतलब वो उसको लेबल लगा देगा। ये जो है अपनी जगह पे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक जो है मैं दिखाता हूँ कहाँ है, क्रिएटेड, नहीं इसने कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, इसने बोला कि यहाँ पे कॉलम के किस नंबर पे कॉलम को लिखा है, 1 2 3 चौथे नंबर पे, यहाँ पे किस नंबर पे लिखा है, मतलब रिप्रेजेंटेशन सेकंड नंबर पे होगी। अब देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही हो रही है या गलत दिखा रहा है, अब देखना। देखो गलत हो गया, लेबल उसने गलत कर दिया उसका, तो इसीलिए मैं हमेशा व्यू जब क्रिएट करता हूं तो मैं नहीं लगाता, ये चीज मैं नहीं लगाता, बस छोड़ देता हूं कि खुद वो खुद करेगा।
उसने क्या किया, चला बना नहीं रहा। हम नीचे का सिलेक्ट भी सिलेक्ट कर रहे हैं ना। क्रिएट और रिप्लेस चला रहा हूं एज सिलेक्ट, बनेगा तो ऐसे ही ना। अच्छा नीचे वाला बना रहा नीचे हूं, वाला सिलेक्ट कर रहे थे। ओ अच्छा ये क्या कह रहे हैं, क्रिएटेड। अच्छा अब सही है, मैं ये क्या हुआ, नीचे वाला चल रहा था। अच्छा अब देखे सही आ रहा है, वरना जो सीक्वेंस यहां है यहां पे देना पड़ जाएगा आपको, वो लिखना फजूल ही है, छोड़ दो, टाइम वेस्ट है। तो अब सही बन गया व्यू आपका, तो तमीज से देख के बनाना होता है। अब आते हैं विथ। तो अच्छा ये तरीका देख लिया। अच्छा यहाँ पे मैं रिफ्रेश जब करूंगा तो व्यू से ये रेड कलर का मार्क हट जाएगा, वैलिड हो गया, ठीक है। तो GUI में आपको ये एडवांटेज मिल जाता है। बात क्लियर हो गई। जो DDL उठाना है वो GUI से लेकर उठाओ। टोड से भी ये कर सकते हो आप, को वो जहाज नहीं उड़ा था टोड, ठीक है, क्लियर हो गया। फारिग कर दिया आपके टोड को 2 सेकंड में हमने, ठीक है। अब था विथ एज। अच्छा मैं चाहता हूं कि जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया अभी, इसके ऊपर मुझे कैलकुलेशंस करनी है। क्या करना है इस पे, कैलकुलेशंस, या इसके ऊपर आगे का काम करना है मैंने। बात समझ आ रही है, मतलब जो ये रिजल्ट आया है ना उसके बाद मुझे इस पे काम करना है, इस प्रेजेंटेशन के बाद। क्योंकि आपका DEPT का टेबल अलग है, EMP का अलग है। मुझे इनका डेटा इकट्ठे पहले करना है, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है। अच्छा इसमें एक और ज्वाइन मुझे मारना है। मैं कहता हूं कि ये टेबल हो जाए, फिर इसमें करता हूं राइट ज्वाइन, मेरी मर्जी एक और बनाता हूं ना, राइट ज्वाइन करता हूं। किस पे करूं, आपके उस पे करता हूं, एम्प्लॉय पे, ठीक है। राइट ज्वाइन, और मैं रिप्रेजेंटेशन में भी चेंजेस करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि एम्प्लॉय नंबर जो है वो इसका नहीं उठाएं, बल्कि डिपार्टमेंट नंबर जो है वो लास्ट वाले का उठाएं। लास्ट वाले का डिपार्टमेंट नंबर क्या था, नहीं एलियस क्या देना है मैं अभी डिसाइड करूंगा। एलियस में उसको देता हूं, इसको E दिया, D दिया, उसको करता हूं डबल E कर देता हूं, ठीक है। डबल E कर दिया, ठीक है, कि वो लास्ट वाले का डेटा लेके आओ। राइट ज्वाइन कहता हूं एम्प्लॉई डबल E ऑन, सही है, E.EMPNO इक्वल टू डबल E.EMPNO। डिपार्टमेंट नंबर पे क्यों नहीं लगा सकता, क्यों, एक में मल्टीपल है, एक में कम है। जब ज्वाइन करूंगा तो याद है उस दिन हमारा ज्यादा डेटा आ रहा था, ऐसे कॉलम पे लगाना है जिसमें वो यूनिकनेस हो, याद आया ज्वाइन, तो इसमें जाके यूनिकनेस बनेगी, ठीक है। ये अब तीन का बन गया, ठीक है। अब 3 टेबल्स का ज्वाइन मार के मैंने क्वेरी बनाई है। अब देखें कितने रिकॉर्ड्स आए हैं, 14 रिकॉर्ड्स आए हैं। बात क्लियर हो रही है। पहले कितने रिकॉर्ड्स आ रहे थे, 25 आ रहे थे। अच्छा मुझे अब इस पे काम करना है, या लेट सपोज मैं कहता हूं लेफ्ट ज्वाइन, बल्कि एक एम्प्लॉइज का भी टेबल है ना, उसको कर लेता हूं। इसको दोबारा व्यू को बनाता हूं, दोबारा व्यू बन गया। क्या कह रहे हैं, क्यों, पता है क्यों, आप बताओ या मैं बताता हूं। इसके अंदर हमने DPTNO का कॉलम उड़ा दिया था, याद आया। तो डबल E के अंदर DPTNO है ही नहीं जी, मुझे याद है, हमने कल परसों क्लास में ये किया था। तो इसको एम्प्लॉई रहने दो, और इसको करता हूं मैं लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय, ठीक है, सही हो गया। अब डेटा दोबारा आ गया, इसमें 25 रिकॉर्ड ही हो कुछ, वही 25 आएंगे। डिपार्टमेंट नंबर में क्या आ रहा है, नल आ रहा है, क्योंकि मैंने डबल E का उठाया है डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। इनको कोई डिपार्टमेंट नंबर है ही नहीं, डिलीट कर दिया था ना हमने, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हमने डबल E का उठाया है।
बाकियों के सामने एलोकेटेड है तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी डिमांड है कि इस डेटा के ऊपर मुझे काम करना है जो अभी रिजल्ट आया है। अगर इससे पहले मैं बोलता कि भाई इस डेटा के ऊपर मुझे काम करना है, ये डेटा आपके पास था ही नहीं, तो कैसे करते उस पर काम? समझ आ रही है बात? अच्छा, मैं ये क्वेरी उठाता हूं, यही सेम यहां से यहां तक अपने नोट पैड पे रखता हूं। ये आपके व्यू वाली क्वेरी है। लेट सपोज मेरे पास ये इस नाम का व्यू है ही नहीं, इस नाम का व्यू मेरे पास है ही नहीं। ये व्यू ड्रॉप करने के लिए हमें उसका यूजर डिफाइन करना पड़ता है। यहां पर हाँ, ये स्क्वाड वाला नहीं कर दो तो फिर भी चल जाता, क्योंकि वो रेफरेंस दे रहा था मैं कि इसके अंदर से जाके करूं स्क्वाड से, और स्क्वाड के अंदर ही था तो कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। ये जैसे आपकी प्रेजेंटेशन है, आपको तो इजीली समझ आ सके कि स्क्वाड के अंदर से जाके उड़ा रहा है, ठीक है। अच्छा, व्यू अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, चला गया। अच्छा, अब इसके जो अब एक क्वेरी है मेरे पास, ये वाली क्वेरी, इसका जो रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये जो क्वेरी है मेरे पास, इसका जो रिजल्ट आएगा मेरे पास, उस रिजल्ट पे मुझे काम करना है। इस वाले पे, इस रिजल्ट पे मुझे काम करना है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इस रिजल्ट के ऊपर काम करना है एक क्यूरी के थ्रू ही। एक क्यूरी लिखूंगा, पहले ये डेटा आएगा, फिर उसी डेटा के ऊपर अपना काम करेगा वो। कैसे? विथ एज से, जो हमने विथ एज का एक टॉपिक देखा था, ये देख रहा है विथ एज, विद एस व्यू नेम नहीं व्यू का व्यू तो उड़ा दिया मैंने, खत्म, व्यू का व्यू खत्म हो गया, व्यू तो उड़ा दिया मैंने। वो तो आपको दिखाने का लगा व्यू में आप डेटा स्टोर किस तरह करते हैं। अच्छा, व्यू होता तब भी उससे काम चल जाता, लेकिन ये वही काम हो रहा है कि व्यू बनाओ, फिर व्यू का डेटा उठा के उस पर काम करो। विथ एज भी वही काम करेगा कि डेटा वही व्यू वाला लेके आएगा पहले, फिर उस पर काम करेगा, लेकिन वो डेटा कहाँ लेके आएगा? मेमोरी में स्टोर करेगा आर्जी तौर पे। ये विथ एज की सिलेक्ट की क्यूरी समझो कि ये सिलेक्ट की क्यूरी बना रहे हो आप। अक्सर देखते हो एप्लीकेशन में इस तरह की क्यूरी होती है विथ एज करके, ऑरेकल में आपको अक्सर नजर आया होगा, आपने कहीं देखा होगा इसको, जरूर नहीं देखा, आपने देखा। बड़े कॉम्प्लेक्स जब क्यूरीज लिख रहे होते हैं ना, बड़े बड़े, उसमें विथ एज बहुत यूज होता है बड़े एनवायरमेंट्स के अंदर, ठीक है। मैं दिखाया तो आपको विथ एज चला के। मेरी पूरी क्यूरी का रिजल्ट के साथ अगर जी, तो विद एस के साथ उस हाँ। वाली क्यूरी को पेस्ट कर दें। विथ पहले उसका एलियस आएगा, फिर एज आएगा मेरे ख्याल से, विथ टेम्प अंडरस्कोर डेटा एज, ये ब्रैकेट उसका देख रहे हो लाल कैसे हो रहा है, ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक, विथ टेम्प डेटा एज, मतलब तुम टेम्प डेटा जो बनाओ वो इस क्यूरी का डेटा कहां स्टोर कराओ, ठीक है। ये जो क्यूरी चलेगी इसका रिजल्ट कहां जाएगा? टेम्प डेटा के अंदर जाएगा। विथ जो है वो कीवर्ड है, रिजर्व्ड उसका, ठीक है। ये जो डेटा जो भी है, इसके अंदर जो भी डेटा है, किसके अंदर स्टोर करो? टेम्प डेटा के अंदर। वो कहां स्टोर करेगा? मेमोरी के अंदर आरजी। जैसे इस डेटाबेस शट डाउन करोगे वो वहां पे नहीं होगा, ठीक? और हमेशा के लिए नहीं रखेगा, जब एग्जीक्यूट हो उस वक्त रखेगा, फिर निकल जाएगा। एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो वो निकल फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे डेटा आ गया, अब ये आपके पास डेटा आ गया, अब इस डेटा पे मुझे काम करना है। मैं कहता हूं सिलेक्ट टेम्प अंडरस्कोर डेटा डॉट ईनेम, कि टेम्प डेटा से जाके क्या उठा के लाओ, उसमें ईनेम पड़ा हुआ है ना, ईनेम उठा के लाओ, और जॉब लाओ, सॉरी लिखना पड़ेगा टेम्प अंडरस्कोर डेटा डॉट जॉब, ठीक है। फिर मैं कहता हूं टेम्प अंडरस्कोर डेटा डॉट, मैं लिखता हूं जी, आजान के बाद, ठीक है। फिर
मजीद मैं नहीं उठाऊँ, इतना काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। या फिर डी नेम उठाऊँ, टेम्प अंडरस्कोर डेटा डॉट डी नेम, यहाँ तक उठाता हूँ, ठीक है। फ्रॉम टेम्प अंडरस्कोर, अच्छा यहाँ पे रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बता दिया ना आपने कि फ्रॉम टेम्प डेटा उठाओ, ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू कर दिया ना रिकॉर्डिंग को, हाँ यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने बता दिया नीचे के टेम्प डेटा से उठाओ, तो यहाँ पे मत लगाओ, ज़रूरत नहीं है। अब ये क्यूरी है, असल में ये क्यूरी कहाँ से डेटा ला रही है, इस विथ एज से ला रहा है। ये वही काम है कि व्यू, आप व्यू बना के स्टोर कर दो व्यू, या फिर आप व्यू नहीं बनाना चाहते और आपके जो क्यूरी है वो मेमोरी में डेटा स्टोर करके वहाँ से उस पर कैलकुलेशंस करे। याद रखें, अब आप बोलोगे यार कि व्यू बेहतर था, मैं कहूँगा नहीं, जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी है तो डेटा एक बार लाके मेमोरी में स्टोर करो, उस पर कैलकुलेशन करते जाओ ना। व्यू में क्या करोगे, हर बार जो क्यूरी में इसको इस्तेमाल करोगे वो हर बार जाएगा डेटा फैच करने, लाएगा, फिर उस पर कैलकुलेशन होगी, फिर दोबारा जाएगा लाएगा, फिर एग्जीक्यूशन होगी इस पर। तो हर बार कैलकुलेशन होने के लिए क्यूरी जाके एग्जीक्यूट होकर डेटा लाएगी, फिर उस पर कैलकुलेशन होगी। इसमें क्या हुआ, एक बार मेमोरी में लोड किया, वो पूरा प्रोग्राम चल रहा है और उसकी जो मल्टीपल, मतलब क्यूरी के अंदर सब क्यूरीज बनी हुई हैं, वो सारी इसी विथ ऐसे डेटा उठा सकती है, रीयूज कर सकती है। समझ आ रही है? सर अभी जो आपने बात कही कि वो मतलब एक बार तो रिजल्ट शो करवा देगा, उसके बाद वो फ्लश करेगा। देखें, एक क्यूरी आपकी एक दो लाइन की नहीं होती, एक क्यूरी में आपने इतनी उसमें ज्वाइन मारे हैं, ज्वाइन पे ज्वाइन, ज्वाइन पे ज्वाइन, जिसमें बार बार इस डेटा का ज्वाइन लग रहा है। आप एक क्यूरी है जिसमें 50-60 ज्वाइंस है, जिसमें से 8 ज्वाइन तो सिर्फ इस रिजल्ट पे लग रहा है, तो 8 बार उस व्यू को कॉल करके तो वो ज्यादा बेहतर है, या एक बार ये आएगा और इसी को ही नीचे यूज करते जाओ, तो ये बेहतर है ना कि इसी को, जब एक क्यूरी आ गई आपके पास रिजल्ट, उसी को नीचे ज्वाइन में लेके जा रहे हो, मतलब क्यूरी कंप्लीट नहीं हुई अभी आपकी, तो उसी का पार्ट है वो जो 50-60 ज्वाइंस हैं उसका पार्ट है, 8 ज्वाइंस जो लग रहे हैं इसके हैं, तो वो बेहतर है ना। वो ज्वाइन पे आप डेटा लेने हो जाओगे तो वो ज्वाइन उस जगह पे आपको क्यूरी को स्लो करेगी, बार बार डेटा लेके आएगी, फिर उस पर कैलकुलेशंस होगा कि अब दोबारा व्यू के अंदर जाओ, अब व्यू के इन कॉलम्स के ऊपर काम करो, टाइम टेकिंग है। इसमें क्या है, वही चीज़ इस्तेमाल हो रही है बार बार, उसी मेमोरी से फैचिंग हो रही है डेटा की। मेमोरी इज मच फास्टर देन द पिकिंग अप डेटा फ्रॉम स्टोरेज, तो ये फास्ट हो जाएगा उस मामले में, लेकिन ये मेमोरी खाएगी। समझ आ रही है? मेमोरी खाएगी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी है तो टुकड़ों में फैच करके लाएगी, वो प्रोसेस होगा, फिर दूसरा टुकड़ा उसका लेके आएगा, तो ऐसे भी होगा। तो फिर भी मच बेटर देन दी व्यू, बात आ गई, काम तो वही करेगा ये। अब उसके रिजल्ट पे मैंने ये काम किया, वही 25 रिकॉर्ड है, ऊपर और रिजल्ट में से इसने काम किया। समझ आ गई? ये विथ एज का काम है कि आपने डेटा पहले मेमोरी में रखा है, फिर उसके बाद नीचे उस पर सिलेक्ट रखा है। यहाँ पे सिलेक्ट मैंने छोटा सा रखा है, लेकिन बड़ा भी हो सकता है। अभी जो मैं असाइनमेंट दूंगा ना उसमें विथ एज इस्तेमाल होगा भाई, मैंने देने का मकसद ही, सिखाने का मकसद ही यही है। अभी जो क्यूरी आएगी आपको, जो मैं असाइनमेंट दूंगा, मैंने ये हिंट आपको दे दिया, वरना मैं ना देता, लेकिन आज दे रहा हूँ कि जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें विथ एज का काम जरूर होगा, कि आपके पास डेटा पहले उस सूरत में लाना पड़ेगा आपको जिससे आपको काम करना है, ओरिजिनल कैलकुलेशन होगी तब जब डेटा आपके पास जनरेट होगा उस तरह का। बात समझ आ रही है? तो आपका विथ एज यहां तक इतना ही। अब विथ एज में कोई सवाल है? सर अभी एग्जीक्यूट हो गए और वो फ्लश हो गया ना अभी तो अब बाहर आ गए। अगर मजीद ज्वाइंस यहाँ पे इस नीचे वाले में ज्वाइंस और होते और उसमें टेम्प डेटा के साथ ज्वाइंस मजीद 3-4 टेबल्स का और लग रहा है तो काम आ गया ना। देखो ऊपर रिजल्ट आएगी, उस पर काम करना है। अब आप कहते हैं यार वो रिजल्ट मेरे पास है ही नहीं, कैसे काम करूँ? पहले तो रिजल्ट बनाएंगे ना उस तरह का, पहले तो इस तरह का डेटा आपको जनरेट करना है जो कि इस क्यूरी ने बना के दिया है आपको, ये वाला, क्योंकि असल रिप्रेजेंटेशन डेटा की ये वाली तो है ही नहीं ना। कहाँ गया इसमें यार, वो देखना पड़ेगा दोबारा सिंटेक्स। ये डेटा जब इस फॉर्म में आएगा तो अब इस पर कैलकुलेशन कर पाओगे ना। मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एक टेबल पे करो, मैं कहता हूँ 2 टेबल्स का, 3-4 टेबल्स का आपस में ज्वाइन होके आ जाए रिजल्ट, फिर उस पर मुझे काम करना है। तो फिर विथ एज के बगैर आपके पास कोई और ऑप्शन है, या तो फिर व्यू वाला ऑप्शन है, लेकिन आपको बोला क्या व्यू स्लो है,
कि व्यू पे ऊपर फिर आप ज्वाइन आगे लगा के काम करो, लेकिन वो स्लो। बात क्लियर हो रही है? एसक्यूएल में अब सिलेक्ट के आज के बाद किसी ने बोला मुझे ये नहीं आता ना, उससे फड्डा हो जाएगा। क्यों? आप लोग एसक्यूएल के मैं सिलेक्ट कंप्लीट कर चुके दोस्तों। अब मैं कोई भी क्यूरी पे आप लोगों से बहस भी कर सकता हूँ, बातचीत भी कर सकता हूँ, हर चीज़ होगा। अब ये कोई ना बोले कि यार मैं आप एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग प्रो हो चुके हो। आज क्लास फाइनल था, ठीक है, और आप लोगों सबको मैं कह चुका था कि लास्ट वीक बचा है, जल्दी से पढ़ लो, और अभी भी है टाइम। एसक्यूएल अभी चल रहा है, एसक्यूएल के वीडियोस कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि एडमिन 1 में पहुंचे तो पीछे वो कर ना पाओ असाइनमेंट। तो अभी से कंप्लीट कर लो, अपनी वीडियोस देख लो, पढ़ाई करो, हैंड्स ऑन करो, ताकि असाइनमेंट में मुश्किलात ना हो। ठीक है, क्लास एंड करते हैं आज का 14th यहीं पे। 14 था ना, यहीं पे एंड करते हैं।